नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम पर समझौता होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरेनियम का यूज क्या होता है और भारत के लिए यूरेनियम कितना बेनिफिशियल होगा और भारत जो है इस समझौता के बाद कितना कामयाबी हासिल करेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति से जुड़ा एक अहम समझौता किया है। इससे भारत को ऐसा ईंधन स्रोत मिलेगा जो उसकी परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। दुनिया में यूरेनियम संसाधन का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कानूनी बाधाओं और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण भारत को इसका निर्यात बाधित रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमने परमाणु ऊर्जा पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता खुलेगा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े हमारे लक्ष्यों को नई गति मिलेगी। दोनों नेताओं के संयुक्त बयान में कहा गया कि यह व्यवस्था सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात की अनुमति देती है। यह निर्यात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत सुरक्षा प्रावधानों के तहत होगा। समझौते के बारे में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा, यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात की सुविधा देती है, जिससे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में परमाणु सहयोग समझौता किया था, जिसने यूरेनियम निर्यात का रास्ता साफ किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का लगभग 32% यूरेनियम भंडार है और उसने भारत के ऊपर लंबे समय से लगे यूरेनियम निर्यात प्रतिबंध को 2012 में खत्म कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले से चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका को यूरेनियम देता रहा है, लेकिन उसने भारत को इस सूची से बाहर कर रखा था। हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी करीबी हुए हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह है बीजिंग की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर नजर बनाए रखने की साझा इच्छा और चीन के बाहर व्यापारिक साझेदार विकसित करने की कोशिश भी है। मोदी और अल्बनीज ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देश हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस यानी कि किलिंग द्वीप महासमूह पर एक अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएंगे, जो भारत की अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं को सहयोग देता रहेगा। इन घोषणाओं से पहले दोनों नेताओं ने कुछ देर रुककर एक सेल्फी भी ली। उस दौरान अल्बनीज के चेहरे पर बड़ी चौड़ी मुस्कान थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहले भी मोदी को द बॉस कह चुके हैं। उन्होंने मजाक में कहा था कि मोदी अमेरिका रॉक संगीत के दिग्गज ब्रस से भी बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं। अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों में मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। अल्बनीज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके नेतृत्व और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके व्यक्तिगत जुड़ाव ने इस बदलाव में बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, जिससे देश में मोदी के समर्थकों का एक बड़ा आधार बना है। जून में जारी पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विदेश में जन्मे निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारत में जन्मे लोगों का था। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की तीस्ता प्रकाश ने एफपी को बताया, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों का समुदाय अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन 2026 में यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गया। इसने ब्रिटिश मूल के समुदाय को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस महान समझौते का श्रेय पूर्व की मनमोहन सरकार को दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की वजह से संभव हो पाया है, जो 8 अक्टूबर 2008 को कानून बना था। जुलाई 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुलाकात से ही इस समझौते पर बातचीत की शुरुआत हुई थी।
उन्होंने कहा, बीजेपी ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस समझौते का लगातार विरोध किया था। कांग्रेस इतिहास में निर्णायक मोड़ लाती है, जबकि बीजेपी यू टर्न लेने में माहिर है। उधर मिनरल्स काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानिया कॉन्स्टेबल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार और निर्यात का लंबा इतिहास रहा है। अब इस साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का निर्यात भी शामिल है, जो उसकी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को इस लक्ष्य का जिक्र किया। भारतीय संसद में दिसंबर 2025 में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति विधेयक को पास किया गया था। सरकार का कहना था कि यह नया कानून भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। निजी कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा वे परमाणु बिजली घर या रिएक्टर बना सके, उसका मालिकाना हक रख सके, उसे चला सके या बंद कर सके। उन्हें परमाणु ईंधन बनाने की अनुमति भी होगी। इसमें यूरेनियम 235 का रूपांतरण, शोधन और निर्धारित सीमा तक संवर्धन शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पदार्थों का उत्पादन, उपयोग, प्रसंस्करण या निपटान भी वे कर सकेंगी। विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला ने बीबीसी संवाददाता मोहन लाल शर्मा से बातचीत में कहा कि परमाणु ऊर्जा के मामले में भारत को यूरेनियम की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत अभी कुल 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाता है और 2047 तक इसे 100 गीगावाट का लक्ष्य करना है। इसके लिए भारत को यूरेनियम की जरूरत है और इस वक्त इसका सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसका यूरेनियम उच्च क्वालिटी का है। साल 2014 में भारत ने करार किया था कि लेकिन तब से भारत को निर्यात नहीं हो पाया था। लेकिन अब भारत अपने एनर्जी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम आयात कर सकेगा। भारत ने इसी तरह का करार रूस और कनाडा से भी कर रखा है। पल्लव बागला कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने लिए जरा सा भी यूरेनियम इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। भारत ने जब 1974 में पहला और 1998 में दूसरा परमाणु बम परीक्षण किया था, तब बहुत सारे देशों ने व्यापक प्रतिबंध लगाए थे और भारत को यूरेनियम मिलना बंद हो गया था। लेकिन अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते के बाद यूरेनियम आयात की इजाजत मिल गई और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भी मंजूरी दे दी। पल्लव बागला कहते हैं कि जहां तक परमाणु बम बनाने का सवाल है, तो भारत के पास परमाणु बम बनाने लायक पर्याप्त यूरेनियम है। उसे जरूरत है ऊर्जा के लिए यूरेनियम की। अब हम लोग जानेंगे कि यूरेनियम क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूरेनियम एक भारी धातु है जिसका इस्तेमाल 60 साल से भी ज्यादा समय से ऊर्जा के सघन स्रोत के रूप में किया जा रहा है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक यूरेनियम ज्यादातर चट्टानों में 20 से 40 लाखवें हिस्से यानी कि बहुत पुराना हो की मात्रा, बहुत पुराना 2 से 4 पार्ट्स प्रति मिलियन की मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में टीन, टंगस्टन और मोलिब्डेन जितना ही सामान्य है। यूरेनियम समुद्री पानी में भी मौजूद होता है और इसे महासागरों से भी निकाला जा सकता है। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक मार्टिन क्लाप्रोथ ने किया था। बीच ब्लेड नामक खनिज में की थी। इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया, जिसकी खोज इससे 8 साल पहले हुई थी। माना जाता है कि यूरेनियम का निर्माण लगभग 6.6 अरब साल पहले सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान हुआ था। हालांकि यह सौर मंडल में बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन आज इसका धीमा रेडियोधर्मी क्षय पृथ्वी के भीतर गर्मी का मुख्य स्रोत है। इसी गर्मी की वजह से पृथ्वी के अंदर महाद्वीपों का खिसकना संभव होता है। यूरेनियम का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसी कारण इसका इस्तेमाल विमान के नियंत्रण तंत्र में और विकिरण से सुरक्षा के लिए शील्डिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका रासायनिक प्रतीक यू होता है। भारत के लिए यह कितना अहम है? तो भारत की ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए ये बहुत बहुत अहम करार है। संसद में सरकार पिछले मार्च में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
जितेंद्र सिंह ने कहा था कि वित्त वर्ष 2008-9 से 2024-25 तक भारत में की गई निगरानी वाले रिएक्टरों के लिए कुल 18,842.60 मीट्रिक टन यूरेनियम का आयात किया गया है। इससे यूरेनियम अयस्क, प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड प्लेट्स और समृद्ध प्लेट्स जो है वो शामिल है। जवाब में कहा गया कि सरकार ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए मौजूदा 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के साथ 2031-32 तक बढ़कर करीब 22 गीगावाट होने की उम्मीद है। इसके बाद 2032 से 2047 तक एनपीसीएल की ओर से 32 गीगावाट अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है। भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर सभी सरकारों के लिए मामले में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यह डेटा केंद्रों, उन्नत उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों की निरंतर बनी रहने वाली बिजली जरूरतों को पूरा करने में बहुत मददगार है। पीआईबी के बयान के अनुसार परमाणु क्षमता का विस्तार भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जरूरत है। और इस तरह से भारत में यूरेनियम का अभी जरूरत जो है वो जो भारत लक्ष्य रखा है 2049 तक, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का जरूरत जो है वो बहुत अधिक है। और भारत जो है अगर यूरेनियम पर समझौता कर लिया है और ये अगर कंटिन्यू आने लगता है तो 100 गीगावाट बिजली जो है वो आराम से वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।